हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम आज कुछ नया सीखने की कोशिश करने जा रहे हैं। कल तक हमने जो पढ़ा उनमें से कुछ चीज़ों को हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि आगे बढ़ने में हमें थोड़ी आसानी हो। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने फर्स्ट डे पढ़ा मोशन के बारे में, फिर हमने पढ़ा मोशन के कुछ टाइप्स के बारे में, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा डिस्टेंस क्या होता है, और इसी के साथ हमने एक और चीज़ पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इतनी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे शुरू करने जा रहे हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे और स्पेसिफिकली आज हमारा पूरा फोकस स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर होगा। अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम एक्सेलरेशन भी देख लेंगे, लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि हमें ये दो चीज़ें आज कवर करनी हैं, जो कि हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हम शुरू करते हैं स्पीड के बारे में जानने से। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा किसी को कहते, या कई बार आपने देखा भी होगा कि कोई कार या कोई बाइक, कोई भी व्हीकल 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। आपने सुना होगा कोई ट्रेन्स हैं जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा की स्पीड से मूव करती हैं ट्रैक पे। तो ये से कई सारी चीज़ें हमने सुनी हैं अपने आते जाते बीते वक्त में। ठीक है, लेकिन इस स्पीड का कोई हम परफेक्ट मीनिंग नहीं निकाल पाते। ऊपरी तौर से हम समझ तो जाते हैं कि किस बारे में बात हो रही है, लेकिन अगर उसे बुकिश लैंग्वेज में देखा जाए या फिर कुछ ऐसा जिससे कोई कॉन्सेप्ट हम अंदर अपने क्लियर कर सकें, ऐसी कोई इनपुट हमें मिल नहीं पाती सिर्फ इस सेंटेंस से कि कोई अगर कह रहा है कि कोई पर्टिकुलर व्हीकल जो है किसी 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में स्पीड है क्या। ठीक है, जैसा कि अभी हमने कहा कि हमने कई बार सुना है कि कोई व्हीकल किसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही है। तो हम मान लेते हैं एक टाइम के लिए कि कोई ये व्हीकल है हमारी, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, मान लेते हैं इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और हम ये मान लेते हैं कि इस व्हीकल ने इसी स्पीड से लगभग 2 आवर्स तक मोशन किया। तो इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। तो अगर हम ये मानते हैं कि इस व्हीकल ने 2 आवर्स तक प्रॉपर 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ही मोशन किया है, तो उस केस में ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा? अगर इसने पर आवर 40 किलोमीटर की स्पीड से मोशन किया और 2 आवर्स तक मोशन किया, तो 40 और प्लस 40 80 किलोमीटर्स का इसने डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, अब क्या ये ज़रूरी है कि इस व्हीकल ने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मोशन किया हो सकता है इसने कुछ दूर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन किया हो सकता है आगे जाके कहीं पे ब्रेकर्स मिले हों, कहीं पे ट्रैफिक मिला हो तो इसने अपनी स्पीड कम की हो 20-25, और हो सकता है आगे कहीं इसे फ्री रोड मिला हो तो ये 60-65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी इसने मोशन किया हो। ठीक है, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई व्हीकल सेम स्पीड से ही या सेम इस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड से ही मोशन कर रहा हो।
तो स्पीड हमें यही बताता है कि कोई व्हीकल टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया टोटल कितने टाइम में। अगर आप ये यूनिट को देखें तो ये यूनिट कुछ नहीं है, इसी को इंटरप्रेट कर रही है। डिस्टेंस को अपन मीटर, किलोमीटर, माइल्स, इन सब यूनिट्स में मेज़र करते हैं और डिस्टेंस को हम सेकंड, मिनट, आवर, इन सब यूनिट्स में मेज़र करते हैं। तो स्पीड हमें यही बताता है कि कोई व्हीकल या कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट किस टाइम फ्रेम में उस बॉडी या उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, इसी एग्जांपल में समझते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई व्हीकल 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन कर रही है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि वो व्हीकल 1 आवर में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। अगर हम कहें कि ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी ने या इस कार ने 1 आवर में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। तो स्पीड हमें यही चीज़ बताती है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जब मोशन के दौरान वो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो हम कोशिश करते हैं स्पीड को पर्टिकुलर किसी एक सेंटेंस में फ्रेम करने की, जिसे हम एज अ डेफिनेशन यूज़ कर पाएंगे जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो। तो हम जा रहे हैं डिफाइन करने स्पीड को। अभी जो हमने लास्ट एग्जांपल देखा, वहाँ पे हमने लास्ट में क्या कंक्लूड किया कि स्पीड कोई ऐसी मेजरमेंट क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि पर यूनिट टाइम पे किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड as the distance traveled by the body in unit time। यही चीज़ हमने लास्ट में कंक्लूड की थी कि कोई बॉडी अगर कि हम किसी बॉडी की स्पीड बताना चाह रहे हैं, तो हम बेसिकली बताना क्या चाह रहे हैं कि उस बॉडी ने किसी यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की है। अगर हम इसे फॉर्मूले की तरह देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ये एक फॉर्मूला है जो हम यूज़ कर सकते हैं किसी बॉडी की स्पीड मेज़र करने के लिए। कभी कभी आप इसे सिंबॉलिक फार्मूले की तरीके से भी बुक्स में पाएंगे, उसके लिए भी देख लेते हैं हम कि क्या सिंबल्स हैं जो पर्टिकुलर स्पीड, डिस्टेंस या टाइम के लिए यूज़ करते हैं हम। तो मान लेते हैं कि S जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड है हमारा, और ये जो T है ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा टोटल टाइम है, और हमारा स्मॉल v जो है वो स्पीड को डिनोट कर रहा है। तो इस केस में हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी न्यूमेरिकल में अगर स्पीड फाइंड करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस स्पीड के यूनिट की बात कर लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। जैसा कि हमने अभी देखा है कि हम
डिस्टेंस की यूनिट मीटर लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट मीटर लिखते थे और टाइम की यूनिट सेकंड में लिखते थे। तो इन्हीं के बेसिस पे अगर हम वेलोसिटी की स्पीड की यूनिट लिखना चाहें तो क्या होगी, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। डिस्टेंस की यूनिट हम लिखते हैं मीटर में और टाइम की यूनिट लिखते हैं हम सेकंड में। तो इस तरीके से हमें स्पीड की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड मिल जाएगी। यही इसकी एसआई यूनिट होगी, या इसे ही हम एमकेएस यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि कुछ क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं और कुछ क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इस केस में अगर हम जानना चाहें कि ये स्पीड वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए हमें नहीं पता स्पीड के बारे में, वो क्या है, वेक्टर है या स्केलर है, ये चीज़ हमें नहीं पता। लेकिन अगर इसके फॉर्मूले को हम देखें जो कि है v इक्वल्स टू एस बाई टी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का भी हमें नहीं पता लेकिन हमें डिस्टेंस का पता है। डिस्टेंस के बारे में हमें क्या पता है कि डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, और सिंस दिस स्पीड इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस टर्म डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है तो कोई ऐसी चीज़ जो इस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है वो भी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्पीड का फॉर्मूला देख लिया, स्पीड की डेफिनेशन देख ली, स्पीड की एसआई यूनिट देख ली, और हमने ये भी देख लिया कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। और हम क्या जान सकते हैं, और हम जान सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव टर्म है या नेगेटिव टर्म है, ये भी हम देख सकते हैं। मान लीजिए कोई व्हीकल है जो किसी पर्टिकुलर स्पीड से मोशन में है, अगर वो मोशन में है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी ही। ठीक है, और अगर वो मोशन में नहीं है, अगर मोशन में नहीं है तो उसने s इक्वल टू ज़ीरो डिस्टेंस कवर किया, तो उस केस में उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। और क्या कोई ऐसा केस बन सकता है जिसमें स्पीड निगेटिव हो सके? क्या कोई बॉडी निगेटिव डिस्टेंस कवर कर सकती है? हमने पहले देखा हुआ है कि डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, और टाइम तो निगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि समय तो पीछे जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये जान सकते हैं कि स्पीड की वैल्यू जो है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमने जाना कि स्पीड का डेफिनेशन क्या है, स्पीड के फॉर्मूलाज क्या हैं, स्पीड की यूनिट क्या है, स्पीड एक कैसी क्वांटिटी है, और स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। ये चार चीज़ें हमने स्पीड के बारे में जानी। देखते हैं और हम आगे इसके बारे में क्या जान सकते हैं। एक नई चीज़ जानने की हम कोशिश करते हैं। नई चीज़ ऐसे कुछ खास नहीं है, बस अगर आप जानेंगे तो नॉलेज में आप और उसे 0.1% शायद थोड़े ज़्यादा हो जाए। अपन ने फॉर्मूले में क्या देखा कि स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या इसी को हमने कहा डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम चीज़ है ये। तो हम कोशिश करते हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में कोई एक ग्राफ प्लॉट करने का। ठीक है, हमने ग्राफ में क्या देखा था, ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, दो एक्सिस होनी चाहिए हमारे पास, मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये हमारा कोई ओरिजिन है, ये मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने माना कि हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और वाई एक्सिस पे हमने माना कि हमने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है। तो हमने देखा था कि कोई भी बॉडी अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है
तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये जो ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम के बीच में ही है, मतलब ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन को बता रहा है। और हम इस फॉर्मूले से ये भी जानते हैं कि डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन जो है कहीं ना कहीं हमें स्पीड एज अ रिज़ल्ट प्रोवाइड कराता है। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस ग्राफ से जो कि सेम रिलेशन बता रहा है जैसा कि फॉर्मूले में है, तो क्या इसका रिज़ल्ट हमें एज अ स्पीड मिल सकता है। अगर मिल जाएगा तो हम ग्राफिकली भी कभी अगर ज़रूरत हो तो हम किसी भी व्हीकल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमारा जो मेन मोटिव है इस ग्राफ के थ्रू यही जानना है कि हम इस ग्राफ से कैसे स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं ये जो एंगल है, जो मोशन लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा एंगल बना रहा है। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे मान लेते हैं दिस t1 टाइम पे हमने ऑब्ज़र्व किया कि गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी जिसका भी हम मोशन कैलकुलेट कर रहे हैं, स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, वो किस पॉइंट पे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसे हम डॉट 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 ले जाएंगे कहाँ तक, जहाँ तक हमें पोजीशन मिल जाए, ये है। और इससे हमें एक और डेटा मिल सकता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो हम इसे डिस्टेंस वाले प्लेन पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने पाया कि इस पर्टिकुलर t1 टाइम पे किसी बॉडी ने इतनी डिस्टेंस कवर की होगी इतने टाइम में। तो जो ये सेम रिज़ल्ट जो हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम से एज अ स्पीड मिलता है, तो हमने पाया कि वही सेम रिज़ल्ट इस स्लोप को कैलकुलेट करने पे हमें मिल पाता है। स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्लोप हम कैलकुलेट करते हैं tan थीटा की हेल्प से। tan थीटा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपने नाइन्थ और 10th में आप आगे मैथ्स में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनमें हम साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा और इनके रेसिप्रोकल के बारे में भी पढ़ते हैं। तो उन्हीं में से एक क्वांटिटी, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट tan थीटा का हम यूज़ करने जा रहे हैं स्पीड को कैलकुलेट करने में। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस, जो भी एंगल हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आप देख पा रहे हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई हो सकते हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये हमने देखा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे हमें स्लोप कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर हम ये स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितने स्लोप पे इस एक्सिस से ये लाइन कितने एंगल पे है, ये इसका स्लोप कहलाएगा। और अगर हमने ये स्लोप कैलकुलेट कर लिया तो स्लोप का ही रिजल्ट जो होगा वो स्पीड होगा। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, tan थीटा। tan थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने अभी बताया कि दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस, ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें इसका स्लोप मिल जाएगा। तो इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू, अगर हम ये माने कि ये, इनको हम कुछ पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, इजी होगा हमारे लिए समझना। अगर हमने इसे ओरिजिन का O या 0 दिया, इसे हम देते हैं A B C, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन OA। अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कुछ और नहीं हमारी स्पीड ही है। ठीक है, तो हमने स्पीड के लिए क्या क्या जाना, हमने जाना स्पीड या तो हम इस फॉर्मूले से डिस्टेंस अपॉन टाइम से कैलकुलेट कर लेंगे, या थीटा जो कि स्लोप है ये कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर आप इसे नोट कर पाएंगे तो काफ़ी अच्छा है।
अगर आप इसे एग्ज़ाम में भी लिख पाते हैं तो और भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके आंसर का। बाकी अगर आप चाहें तो पीछे जहाँ तक हमने स्पीड के बारे में बात की है उतनी बात करके भी आप बराबर इंप्रेशन अपना नोटबुक में रख सकते हैं। ये तो ही पूरी थ्योरेटिकल बातें। रियल लाइफ में हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए किसी कांस्टेंट स्पीड से तो मोशन नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कोई कार है, अगर हमने उसे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चला रहे हैं तो हम उसे रेगुलरली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चला सकते हैं। जब हम कार स्टार्ट करेंगे तो सीधे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं स्टार्ट होगा, 0, 5, 10 ऐसा जाएगा। और जब हम रेस्ट पे आने की कोशिश करेंगे तो भी वो इकट्ठा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे सीधा रेस्ट पे नहीं आएगा, तब भी वो स्लो होगा। और भी कई सारे केसेस हैं, अगर ट्रैफिक है, अगर रोड फ्री है तो स्पीड ये हमारी वैरी कर सकती है। तो रियल लाइफ के एग्जांपल में हम ऐसे स्पीड कैलकुलेट नहीं करते हैं। रियल लाइफ के एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर वहाँ पे हमें स्पीड कैलकुलेट करना हो तो हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज क्या होता है? जितने भी आर्टिकल्स हैं उनका समेशन, उसको हम डिवाइड कर देते हैं कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं या क्वांटिटीज़ अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर पाएँ। ठीक है, तो हम अब क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? एवरेज स्पीड। स्पीड और एवरेज स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही फार्मूले में ना ही किसी चीज़ में। बस ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ से हमारा एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आप स्पीड और एवरेज स्पीड में कहीं पे कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि कंफ्यूजन जैसे कोई चीज़ इसमें है नहीं। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं एक बार थोड़ा सा टाइम लेके बिल्कुल क्लियर करने की। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट था हमारा, बॉडी ए, इसने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस इसने कवर किया। इस दौरान इसने A1, A2, A3 पॉइंट पे मान लीजिए इसने यहाँ तक की डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ तक इसने कवर किया। फिर यहाँ से 40, यहाँ से फिर 30 और फिर मान लेते हैं यहाँ पे इसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की। और ये मान लेते हैं हर डिस्टेंस से कवर करने में 1 आवर का टाइम लगा था। तो इस केस में अगर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी? अगर 1 आवर में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन किया तो 30, 40, 70, 100, 160। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 160 किलोमीटर्स। और इसने कितना टाइम लिया यहाँ तक से यहाँ तक आने में? 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। और हम जानते हैं कि टाइम की यूनिट हम सेकंड में ले रहे हैं, तो इस आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे और इस किलोमीटर को चाहे तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकंड यूनिट में। ठीक है, और अगर ये स्पीड अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये एक स्पॉन्टेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है, जो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, हमने पर्टिकुलर इस पॉइंट पे इस बॉडी का स्पीड मेज़र किया। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो जितनी डिस्टेंस है, जितना टाइम है, उसको सिंपली डिवाइड कर देंगे तो हमें इंस्टेंट स्पीड जो है उस व्हीकल की या उस ऑब्जेक्ट की वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप स्पीड और एवरेज स्पीड में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम चलते हैं आगे कि स्पीड के आगे हमें और क्या सीखने को मिल सकता है। पिछले क्लासेस में कई बार आपने हमें नोट करते देखा होगा कि हम कहीं कहीं वेलोसिटी टर्म भी यूज़ कर रहे हैं, और सुनने में ये वेलोसिटी और स्पीड जो हैं एक जैसे ही लगते हैं। अगर हम कहते हैं कोई व्हीकल इस
पर्टिकुलर स्पीड से मोशन में है तो उसका भी कुछ वैसा ही सेंस हमारे अंदर निकलता है, और हम कहते हैं कि इस व्हीकल की वेलोसिटी इतनी है तो उसका सेंस भी हमारे अंदर कुछ उसी से मिलता जुलता निकलता है। हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये दोनों चीज़ें कैसे अलग हैं। तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये दोनों चीज़ें अलग हैं तो वो अलग कैसे हैं। तो हमने अभी तक जाना डिस्टेंस के बारे में, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या इसी को हमने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बात किसकी थी? ये बात थी स्पीड की, ठीक है, ये बात हमने की थी स्पीड की। अब हम बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है तो ये बिल्कुल सेम स्पीड की तरह ही, जैसे अभी तक हम जब भी स्पीड की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इधर जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हम ये नहीं कह रहे थे कि ये ईस्ट में जा रही है, वेस्ट में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। हम ये नहीं कह रहे थे कि टूवर्ड्स स्कूल जा रही है या होम जा रही है। हम इस क्वांटिटी के साथ, इस टर्म के साथ डायरेक्शन को एसोसिएट नहीं कर रहे थे। इसमें डायरेक्शन को एसोसिएट ना करने का एक और रीज़न ये भी था कि यहाँ पे हम ये डिस्टेंस को कंसीडर कर रहे थे, और हमने देखा था कि डिस्टेंस की जब भी हम बात कर रहे थे तो हम उसमें डायरेक्शन नहीं देख रहे थे। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमने वहाँ पे देखा था कि हम डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात कर रहे हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। इस पे डायरेक्शन का भी फ़र्क पड़ रहा था कि डिस्प्लेसमेंट कैसा चेंज होगा। तो ये जो वेलोसिटी है ये भी डिस्टेंस पे डिपेंडेंट ना होके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। इस वजह से जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो साथ में डायरेक्शन की भी बात करेंगे। बाकी चीज़ें सेम है स्पीड और वेलोसिटी में, बस फ़र्क इतना है कि हम स्पीड के केस में डायरेक्शन की बात नहीं करते, वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो हम इसका डेफिनेशन अब प्लॉट करने की कोशिश करेंगे कि इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द distance traveled by the body in unit time। इतनी डेफिनेशन तो स्पीड की भी थी, यहाँ पे अलग से क्या चीज़ आई, डायरेक्शन की बात, तो हम वो इसमें ऐड करने वाले हैं। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। ये डेफिनेशन हो गई, इससे भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। क्या हम कोई और डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं? कोशिश करते हैं। हम इसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं स्पीड के साथ। किसे? वेलोसिटी को। हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द स्पीड of the body in a particular direction। ये दो डेफिनेशन है जो हम वेलोसिटी के लिए बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम फार्मूले की बात करें, जैसा हमने स्पीड का फार्मूला देखा था वेलोसिटी का भी फार्मूला देखते हैं। इस डेफिनेशन से क्या फार्मूला निकल रहा है कि वेलोसिटी जो होगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो होगी। इस फॉर्मूले से दोनों चीज़ें सेम लग रही हैं, तो यहाँ पे हम वेक्टर का साइन लगा देते हैं, डायरेक्शन का टाइम साइन लगा देते हैं। जब हम किसी क्वांटिटी के ऊपर ऐसा एक साइन लगा देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका हम
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का अगर हम यूनिट लिखना चाहें, आपने देखा था कि डिस्टेंस की भी यूनिट मीटर थी और डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट मीटर थी। ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है, इससे इसके यूनिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो उसी तरीके से जैसे स्पीड में भी डिस्टेंस अपॉन टाइम था या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था तो वो एक कितनी दूरी उसने कवर की किसी बॉडी ने, इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा था। तो वो भी अपन मेज़र करते हैं मीटर में ही, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके यूनिट पे कि ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। मेज़र तो हम मीटर में ही करते हैं, तो इसके भी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट, या इसी को हम कहते हैं एमकेएस यूनिट। एमकेएस मतलब कि हम डिस्टेंस को मीटर में मेज़र करेंगे, वेट को केजी में मेज़र करेंगे और टाइम को सेकंड में मेज़र करेंगे, इसीलिए इसे कहते हैं एमकेएस यूनिट। और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस जैसी बात नहीं है। तो हमने वेलोसिटी के केस में क्या क्या देख लिया, हमने डेफिनेशन देख ली, फार्मूला देख लिया और हमने देख ली इसकी यूनिट। ठीक है, अब हम ये कंपेयर करने की कोशिश करते हैं स्पीड के साथ वेलोसिटी के केस में, कि जैसे स्पीड के बारे में तो हम जान गए थे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही थी और डिस्टेंस अपने आप में ही एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो अगर हम नोट करने की बात करें तो हमने लिखा था स्पीड जो था वो डिस्टेंस अपॉन टाइम था, या इसी को हमने लिखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी के केस में हमने क्या देखा कि वेलोसिटी जो है एक डायरेक्शनल डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पे इक्वल हम इसे लिखते हैं, या फॉर्मूले के केस में ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करता ही है, साथ में डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा था। और कोई ऐसी एंटिटी जो इस डायरेक्शनल डिपेंडेंट एंटिटी पे वेरी करती है, डिपेंड करती है, जिसे हम वेलोसिटी कह रहे हैं, तो वो भी अपने आप एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। मान लीजिए हमें नहीं पता कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है और डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये इस पे डिपेंड कर रही है तो कहीं ना कहीं इसके चेंज होने से, इसके वैल्यूज़ में चेंजेस आने से इसके वैल्यू में भी चेंजेस आएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, स्पीड और वेलोसिटी के केस में हमने देखा इनके डेफिनेशंस क्या थी, हमने फॉर्मूलाज देखे, हमने इनकी यूनिट्स देखी, हमने ये देखा कि ये वेक्टर क्वांटिटी हैं या स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें हमने इनके बारे में देखी। हमने स्पीड का एक ग्राफ भी देखा था। हम कोशिश करते हैं वेलोसिटी के लिए भी वैसा ही कुछ एक ग्राफ प्लॉट करने की। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम प्लॉट करने जा रहे हैं एक ग्राफ। ठीक है, तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो होगी ग्राफ प्लॉट करने के लिए वो होगी किन्हीं दो एक्सिस की। ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। इस पे हमने लिया डिस्प्लेसमेंट को और इस एक्सिस में हमने लिया टाइम को। इस बार हम उतना टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमने आपको बता दिया था पहले कि कैसे स्लोप मेज़र करेंगे, तो हमें उस वहाँ पे स्पीड मिल रहा था। वैसे ही अगर हम यहाँ पे स्लोप मेज़र करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। तो मान लेते हैं कोई बॉडी ने ऐसा मोशन किया, चूँकि ये वेलोसिटी है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी कोई डायरेक्शन एक बार चेंज करे। तो हम कोशिश करते हैं ऐसा कुछ प्लॉट करने की कि कोई
व्हीकल है जो 0 स्पीड से स्टार्ट हुई, कहीं पे कितनी भी उसने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अचीव की और वापस से कहीं पे आके वो रेस्ट पे फिर से रुक जाती है। ठीक है, तो इस केस में अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो हम फिर से यहाँ का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये इसी डायरेक्शन में बढ़ता, अगर डिस्टेंस बढ़ते ही जाता, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पॉइंट तक किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस अचीव की। देखिए इस पॉइंट पे ये इतनी डिस्टेंस, इस पॉइंट पे इतनी डिस्टेंस, इस पॉइंट पे इतनी डिस्टेंस, इस पॉइंट पे इतनी, और यहाँ पे इसने मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव की। और फिर आप देख रहे हैं धीरे 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 नीचे आ रहा है, मतलब डिस्टेंस के ग्राफ पे, डिस्टेंस के प्लेन पे आप इसे देखें तो ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है और फाइनली 0 पे आ गया है। तो जब हम डायरेक्शनल ऐड करते हैं, जब हम वेक्टर ऐड करते हैं, तो इस केस में ये स्लोप में ये स्लोप हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ का हम tan थीटा कैलकुलेट करेंगे, यहाँ का tan थीटा कैलकुलेट करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी, मान लेते हैं ये θ1 है, ये θ2 है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम tan θ1 कैलकुलेट करेंगे। कैसे, ये अपॉन ये, यहाँ से हम tan थीटा कैलकुलेट कर लेंगे और जब इसकी बारी आएगी तो ये अपॉन ये, तो tan θ2 कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से हम θ1 कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से हम θ2 कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी वैल्यू आएगी θ1 माइनस θ2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है क्योंकि पिछले ग्राफ में हमने यही सारी सेम चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताई हैं। ठीक है, तो हमने ग्राफ भी देख लिया और ये सारी चीज़ें भी देख ली। अब एक आखिरी चीज़ बचती है, जैसे हमने एवरेज स्पीड देखी थी, अब हम देखने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। यहीं पे बताते हैं। ठीक है, हमने एवरेज स्पीड के केस में क्या देखा था, हमने ये देखा कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी व्हीकल सेम स्पीड से मोशन में रहे हर समय। अगर 40 की स्पीड में तो 40 में ही रहे, 100 में है तो 100 में ही रहे, उसे अपनी स्पीड कम या ज़्यादा करनी पड़ती है सिचुएशन के हिसाब से। उसी तरह वेलोसिटी भी तो स्पीड ही है, बस इसमें डायरेक्शन ऐड हो रहा है। तो वही सेम केस इस पर भी अप्लाई होता है कि सिचुएशन अगर ऐसी है कि उसे स्पीड अपनी कम करनी पड़े और सिचुएशन अगर ऐसी है कि स्पीड उसे अपनी ज़्यादा करनी पड़े, तो उसका फ़र्क वेलोसिटी पे भी अपने आप पड़ जाएगा। तो इस केस में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पॉन्टेनियस वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट हमारा ए है जो इस पाथ पे मोशन करने वाला है। तो हम मानते हैं कि इसने अपने मोशन की शुरुआत किसी पर्टिकुलर स्पीड से की, जिसे हम मानते हैं u। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। और इसने जब रेस्ट पे आने वाला था उस समय इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं स्मॉल v है, जिसे हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वेलोसिटी जो कि एक एवरेज वेलोसिटी होगी। तो इस केस में हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी का कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। टाइम से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि टाइम से डिवाइड करने का सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि ये वेलोसिटी जब हमने यहाँ पे रखी तो उसे हम पहले ही टाइम से डिवाइड कर चुके होंगे, तब हमें जाके कोई एक वैल्यू मिली होगी। और जब हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट की होगी तो उसे भी हमने कहीं टाइम से डिवाइड किया होगा। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही है। तो ये जो वैल्यू हमें मिली होगी ये टाइम से डिवाइड करने के बाद ही मिली होगी। और यहाँ पे भी वही सेम वैल्यू, बस ये फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है, तो इसे भी हम टाइम से डिवाइड पहले ही कर चुके हैं। तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी ये कोई एक नंबर मिलेगी हमें, जैसे 40, 50, 55 ऐसा कुछ नंबर्स मिलेगा हमें। तो इन दो नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, बस इतना सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हर जगह तो हम t से डिवाइड कर रहे हैं कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे अगर हम
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में डालें तो हम डाल सकते हैं वेलोसिटी जो कि एक एवरेज वेलोसिटी है, वो होगी इनिशियल वेलोसिटी u प्लस v डिवाइड बाय 2। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज वेलोसिटी भी। ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो आप एक बार और देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर फिर भी क्लियर नहीं हो पाती तो आप डाउट जो भी है आप पूछ सकते हैं। आप ये डाउट मत रखिएगा यहाँ पे टी क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम डिवाइड बाय टी कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हम स्पीड नहीं रख रहे थे, यहाँ पे हम डिस्टेंस ही रख रहे थे। आपको हम दिखा देते हैं, ये जो हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ पे हम स्पीड नहीं रख रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्टेंस ही रख रहे हैं। इसलिए हमें एवरेज के केस में भी अगर स्पीड चाहिए तो इसलिए हम टाइम से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन वेलोसिटी के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे वेलोसिटी की ही वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, फिर कल हम शुरू करेंगे अपना अगला टॉपिक जो कि एक्सेलरेशन होगा, और उसके आगे की कोई चीज़ अगर होगी तो वो भी हम कल देखेंगे। ठीक है, ओके फिर।